यूनान के दार्शनिक मनीषियों में सुकरात और प्लेटो के बाद अरस्तू का नाम उल्लेखनीय है। वह यूनान की अमर गुरु शिष्य परंपरा का तीसरा सोपान था। यूनान का दर्शन बीज की तरह सुकरात में आया, लता की भांति प्लेटो में फैला और पुष्प की भांति अरस्तू में खिल गया। गुरु शिष्यों की इतनी महान तीन पीढ़ियां विश्व इतिहास में बहुत ही कम दृष्टिगोचर होती हैं। सुकरात महान के आदर्शवादी तथा कवित्वमय शिष्य, प्लेटो का यथार्थवादी तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला शिष्य अरस्तु बहुमुखी प्रतिभा का धनी था। मानव जीवन तथा प्रकृति विज्ञान का शायद ही कोई ऐसा पहलू हो जो उसके चिंतन से अछूता बचा हो। उसकी इसी प्रतिभा के कारण कोई उसे बुद्धिमानों का गुरु कहता है तो कोई सामाजिक विज्ञान में नवीन विषयों का जन्मदाता कहता है। मैक्सी ने उसे प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक, फर्स्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट की संज्ञा दी है। उसे तर्कशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। प्लेटो अपने शिष्य की प्रतिभा से इतना प्रसन्न था कि वह उसे अकादमी की शरीरधारिणी बुद्धिमत्ता नॉइस कहा करता था। उसके अनुसार अकादमी के दो भाग थे, उसका धड़ विद्यार्थी थे और मस्तिष्क अरस्तु। अरस्तु को ग्रंथ संग्रह करने का बड़ा शौक था, अतः प्लेटो उसके घर को पाठक का घर कहा करता था। तो दोस्तों, हमने इस टॉपिक में पढ़ा अरस्तु के बारे में। अरस्तु कौन था? अरस्तु जो था यूनान का एक दार्शनिक था। ठीक है, दार्शनिक मनीषी जो हुए उस टाइम के, उनमें सबसे पहले सुकरात का नाम आता है, उसके बाद प्लेटो जो है सुकरात का शिष्य, और प्लेटो का शिष्य जो था वो अरस्तु था। तो ये भी एक दार्शनिक था। तो इसके बारे में हमने अभी पढ़ा और जाना। आगे हम इसका जीवन परिचय पढ़ेंगे। अरस्तु ने अपने जीवन में किस तरह की उपलब्धियां हासिल की, किस तरह से कार्य किया जिसके कारण वो आज महान है, लोगों में प्रसिद्ध है ना, लोग उसको इतिहास में जानते हैं। तो उसका क्या कारण रहा और क्या क्या घटनाएं, क्या क्या परिघटनाएं उसके जीवन में घटित हुई, ये हम आगे जानेंगे। अरस्तु का जीवन परिचय, लाइफ हिस्ट्री ऑफ अरस्तु। अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व में मैसिडोनिया के स्टेजिरा नामक नगर में हुआ था, जो एथेंस के लगभग 200 मील दूर उत्तर में है। अरस्तु के पिता मैसिडोनिया के राजा तथा सिकंदर के पितामह एमंडस के मित्र और चिकित्सक थे। ऐसा लगता है कि स्वयं अरस्तु भी बाद में एस्किलपेडस के प्रसिद्ध चिकित्सक समाज का सदस्य बन गया था। अस्पताली वातावरण में उसका पालन पोषण हुआ और इस तरह उसके मस्तिष्क को वैज्ञानिक ढंग से सोचने समझने का अभ्यास हो गया, जिसके लिए उसे हर तरह का अवसर और प्रोत्साहन मिला था। ऐसा माना जाता है कि अरस्तु ने प्लेटो की अकादमी में प्रवेश लिया और वह वहां 8 से 20 वर्ष तक रहा। प्लेटो ने इस विचित्र नए शिष्य की महानता पहचान ली थी। अरस्तु ने पुस्तकों के संग्रह पर पानी की तरह पैसा बहाया था। ऐसा कहा जाता है कि मैसिडोनिया के राजा फिलिप ने अरस्तु को सिकंदर की शिक्षा का कार्य सौंपने के लिए उसे पेल्ला के अपने दरबार में बुला लिया था। इससे स्पष्ट लगता है कि दार्शनिक अरस्तु की प्रसिद्धि कितनी फैल चुकी थी कि तत्कालीन सबसे महान राजा ने सर्वश्रेष्ठ गुरु की खोज में अरस्तु को चुना, जिसे विश्व के भावी शासक का शिक्षक बनना था। तो दोस्तों, इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि अरस्तु जो है उसका जन्म हुआ था 384 ईसा पूर्व में मैसिडोनिया के स्टेजिरा नामक नगर में हुआ था। और ये अरस्तु था, उसने क्या है कि जो प्लेटो की अकादमी थी उसमें प्रवेश लिया और वहाँ 8 से 20 वर्ष तक की जो उम्र थी वहाँ पे वो शिष्य के रूप में अरस्तु रहा, है ना। अरस्तु की महानता जो है वो प्लेटो ने पहचान ली थी। उनका जो गुरु थे प्लेटो, उन्होंने पहचान ली थी। अरस्तु को पुस्तक संग्रह करने का बहुत शौक था, है ना। और सिकंदर जो है विश्व का सबसे महान सम्राट उस समय रहा वो, तो सिकंदर की शिक्षा की जिम्मेदारी जो है वो प्लेटो ने अरस्तु पर सौंपी, क्योंकि वो उसकी काबिलियत को पहचान गया था
कौन? प्लेटो, है ना। अरस्तु की काबिलियत को वो पहचान चुका था, इसलिए सर्वश्रेष्ठ गुरु की खोज में अरस्तु को चुना। ठीक है, एक महानतम राजा के लिए, है ना। सिकंदर तो उस समय महान था, सिकंदर पूरे विश्व में भावी शासक हुआ, है ना। तो उसके शिक्षक के रूप में अरस्तु को चुना गया। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आगे जो है इसमें और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो हमको समझ में आएंगे। तो आगे जो है इसमें दिया है, देखिए, जब अरस्तु ने 53वें वर्ष की आयु में अपने विद्यालय लिसियम की स्थापना की तो इतने अधिक छात्र इकट्ठे हो गए कि व्यवस्था बनाए रखने के लिए जटिल नियम बनाना आवश्यक हो गया। यह नया विद्यालय प्लेटो के विद्या मंदिर का केवल प्रतिरूप नहीं था। प्लेटो के विद्या मंदिर एकेडमी में सबसे अधिक ध्यान गणित तथा विचार एवं राजनीतिक दर्शन शास्त्र के अध्ययन पर दिया जाता था, जबकि अरस्तु के विद्यालय में जीव विज्ञान तथा प्राकृतिक विज्ञानों की ओर भी विशेष ध्यान दिया जाता था। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ने से पहले हम इसमें एक और चीज़ देखेंगे कि इसमें दिया क्या है। इसमें दिया है कि जब 53 वर्ष के हुए, है ना, अरस्तु की उम्र कितनी हुई? 53 वर्ष की जब हुई तो विद्यालय था उनका, विद्यालय का नाम था लिशियम। तो लिशियम की जब स्थापना हुई तो इतने ज़्यादा छात्रों की संख्या इकट्ठी हो गई कि वो व्यवस्था जो है वो बनाए रखने के लिए उन्हें बहुत सारे जटिल नियम बनाने आवश्यक हो गए, है ना। बहुत सारे नियम बनाने पड़े। प्लेटो की जो एकेडमी थी, विद्या मंदिर जो था, उसमें किस चीज़ पर फोकस किया जाता था? गणित और विचार, है ना, राजनीतिक दर्शन शास्त्र, इसका अध्ययन होता था। लेकिन अरस्तु जो है, अरस्तु का जो विद्यालय था उसमें जीव विज्ञान और प्राकृतिक जो विज्ञान है, प्राकृतिक जो नेचर से रिलेटिव जो साइंस है ना, उस पर भी विशेष ध्यान दिया जाने लगा, उसको भी पढ़ाया जाने लगा। ठीक है, तो ये इसकी उपलब्धि थी। फिर आगे देखिए, आगे हम पढ़ते हैं इसको। एथिनास का कथन है, जिसमें कुछ अत्युक्ति अवश्य होगी, कि सिकंदर ने अरस्तु को भौतिक तथा प्राणी विद्या संबंधी सामान खरीदने और अनुसंधान करने के लिए 800 यूनानी गिन्नियाँ दी थीं। गिन्नियाँ मतलब सिक्के, उस टाइम की जो मुद्रा थी, है ना। आधुनिक समय में उनका क्रय मूल्य 40 लाख डॉलर होगा, है ना। कुछ लोगों का कहना है कि अरस्तु के सुझाव पर ही सिकंदर ने नील नदी का उद्गम जानने और समय समय पर उनमें बाढ़ आ जाने के कारण खोजने के लिए एक दल भेजा था, जिस पर काफ़ी धन व्यय किया गया था। अरस्तु ने राजनीतिक विधानों की रूपरेखा वाले विधि संग्रह की रचना की थी। तो अरस्तु जो था, अरस्तु पर देखो बहुत विश्वास था। सिकंदर जो है, सिकंदर का गुरु अरस्तु को बनाया गया है ना। तो सिकंदर को अरस्तु पर बहुत विश्वास था। 800 यूनानी गिन्नियाँ, उस समय गिन्नी चलती थी। तो गिन्नी क्या है? अभी वर्तमान समय में उसकी कीमत क्या है? 40 लाख डॉलर होगी, है ना। 800 यूनानी गिन्नियाँ, है ना, वो उस समय उन्होंने दे दी थी, सिकंदर ने ये अरस्तु को दे दी थी। तो इतना विश्वास था। दूसरा क्या है कि अरस्तु के सुझावों को मानता भी था सिकंदर, है ना। नील नदी का उद्गम जानने के लिए, है ना, वो कितना गहरा है, वो क्यों उसमें बाढ़ आ रही है, उसका क्या कारण है, इसको जानने के लिए एक उन्होंने जो सिकंदर महान, उस समय का जो सम्राट था, शासक था, उसने एक दस्ता जो है ना वो भेज दिया था, है ना, जानने के लिए। तो ये है, और उसमें काफ़ी धन भी व्यय हुआ, है ना। तो इस तरह से राजनीतिक विधानों में अरस्तु की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अरस्तु के जीवन की अवसान बेला अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण व कष्टमय बीती। यूरिमेडन नामक एक प्रमुख पुरोहित ने अरस्तु के विरुद्ध अभियोग पत्र रखा, जिसमें उस पर आरोप थे कि वह प्रार्थना और बलि को व्यर्थ मानने की शिक्षा देता है। अरस्तु ने देखा कि उसका भाग्य अब उन न्यायाधीशों और जनसमूह के हाथों में है जो उनसे भी अधिक विरोधी हैं, जिन्होंने सुकरात की हत्या की थी। अतः उसने बुद्धिमानी की और यह कहकर नगर छोड़कर चला गया कि मैं एथेंस वासियों को दर्शन के विरुद्ध दूसरी बार पाप करने का अवसर देना नहीं चाहता। कैल्सिस आकर अरस्तु बीमार पड़ गया। अरस्तु की बीमारी घातक सिद्ध हुई और एथेंस छोड़ने के लिए कुछ माह बाद 323 ईसा पूर्व
एकांतवासी अरस्तु ने संसार त्याग दिया। इस प्रकार यूनान का सूर्य अस्त हो गया। इसके बाद उसका वैभव भी नष्ट हो गया। तो हमने आज पढ़ा अरस्तु के बारे में। दोस्तों, अरस्तु का जीवन इस तरह से गुजरा। सिकंदर महान जो सम्राट था, शासक था, उसके दरबार में गुरु का काम किया और कई राजनीतिक कार्यों में अरस्तु का काफ़ी हस्तक्षेप रहता था। अंतिम दिनों में क्या हुआ कि न्यायाधीश जो थे उन्होंने उनके हाथ में ही फैसला था। एक पुरोहित ने अरस्तु के विरुद्ध एक अभियोग लगा दिया था, एक अभियोग पत्र रख दिया था। उसमें कहा गया था कि वह प्रार्थना और बलि को व्यर्थ मानने की शिक्षा आम जनमानस को देता है। इस तरह से अरस्तु पर आरोप लगाया गया और न्यायाधीशों के हाथ में उसका भाग्य रहा। और अंत में अरस्तु कैलसिस जाकर क्या हुआ, बीमार पड़ गया। अरस्तु की बीमारी जो है वो बहुत घातक सिद्ध हुई। एथेंस छोड़ने की कुछ माह बाद ही 323 ईसा पूर्व में एकांतवासी अरस्तु ने संसार को त्याग दिया और उसकी मृत्यु हो गई। इस तरह से जो यूनान का सूर्य कहा जाता था अरस्तु को, वो अस्त हो गया।